हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 27 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। आज हो सकता है फ़ॉन्ट साइज़ फिर से आपको छोटी लगे। वजह यह है कि अभी तक ई पेपर डिलीवर नहीं हुआ है, तो अब डिले करना मुझे लगा कि ठीक बात नहीं होगी, तो ऐसे में मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया सीधे एप्लीकेशन से। ओके, तो ऐसे में आज थोड़ा सा बेयर कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बीच में अभी भी 2-3 सेकंड के अंदर अपने पास में यूँ मान लो 2 से 3 मिनट में भी ई पेपर आ जाता है तो मैं डेफिनेटली उसी से पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल मिस एडमिनिस्ट्रेटर। दैट मीन्स इसमें बताया हुआ है कि लक्षद्वीप में अभी जो केओस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के ये आर्टिकल है, जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो है विदाउट अटमोस्ट केयर, कि बच्चों को कितनी ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है इस बीमारी के चलते। उससे रिलेटेड आर्टिकल है, ये देखेंगे। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऊपर वाला जो आर्टिकल है इसमें थोड़ा सा जिस्ट ले लेंगे, जिसमें रामदेव बाबा को एक सजेशन दिया जा रहा है राइटर के द्वारा। जानेंगे क्या है, लास्ट में देखेंगे। बिल्कुल आगे चलें। फिर डिटेल में जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है ये द इनजस्टिस टू स्टैन स्वामी। इस आर्टिकल में वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड आर्टिकल है जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंशन मानना। कुछ 2 से 3 नए पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। इधर सुशील कुमार का जो अरेस्ट हुआ है, अभी जो रेसलर हैं सुशील कुमार, उनके ऊपर ये आर्टिकल है, तो इसमें एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स निकालने की, समझने की कोशिश करेंगे। नीचे ये आर्टिकल फिर से क्या करना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए कपिल सिब्बल जी के द्वारा कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं, और सजेशन एग्जैक्टली वही है जो आपके पास में पहले से अवेलेबल है, नहीं डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल है मिस एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, लक्षद्वीप एक आर्कीपैलेगो है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये कोरल आइलैंड्स हैं बेसिकली, और लोकेटेड कहाँ पर है? यह अरेबियन सी, जो कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन का एक्सटेंशन ही आप मानो। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि वेस्ट में केरला है, तो ये अरेबियन सी में लोकेटेड है ही। अगर हम मैप देखें इंडिया का तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जो कि केरला से ऑफ कोस्ट आप जाओगे तो मिलेंगे। तो वहाँ पर आप देखोगे कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है बेसिकली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे में अगर वो कोई भी फंक्शनिंग करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड को ही लेकर के फिर काम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें एक जो कैपिटल है वो कवरत्ती नाम से है लक्षद्वीप की। और इसके अलावा देखें तो वहाँ पर टोटल आइलैंड्स में से केवल 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ जो कि इनहैबिटेड है। इनहैबिटेड का मतलब हो गया कि जहाँ पर कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ रह रही है। तो ऐसे में बात क्या आ जाती है कि 1-2 नए अभी रेगुलेशंस, रूल्स लॉन्च किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लक्षद्वीप में, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल केओस देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली इन लक्षद्वीप पर्टिकुलरली अब हम बात करें, उसके अलावा जो मेन लैंड है जैसे कि केरला में भी बहुत ज़्यादा डिसेंट की आवाज़ें उठ रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पहला कानून तो है लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन। इस एक्ट के अंडर में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बोली किन को गई है वो देखते हैं, जैसे कि स्लॉटर हाउसेस को बंद करना, या फिर बीफ के कंजम्पशन को या फिर सेल को बंद करना। ओके, और कुछ नए ओवर आर्चिंग लॉज लेकर के आना, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण बन रहे हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए। तो इसी के चलते ऑब्जेक्शन रजिस्टर किया जा रहा है। अब इसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी वाले ही नहीं, जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके मेंबर्स के द्वारा भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन आप देखोगे तो केवल 64,000 के लगभग है, जो कि आप कहोगे कि लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है। आप ये मान के चलो सबसे कम पॉपुलेशन वाली यूनियन टेरिटरी जो है वो लक्षद्वीप ही है। तो ऐसे में वहाँ पर आप देखोगे तो क्राइम भी बहुत कम होते हैं, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज के लिए जितनी अवेलेबिलिटी उसी पे डिपेंडेंस है, और वहाँ पर जो कम्युनिटी मेजरली है वो मुस्लिम कम्युनिटी बताई जाती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के मन में जो डर है वो ये कि हमारी रोजी रोटी का यही तो एक तरीका था जिसमें कहीं ना कहीं स्लॉटर हाउसेस को कंडक्ट करना, बीफ का सेल करना, कंजम्पशन करना,
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब इस एक्ट के द्वारा बैन कर दी गई है। ये जो एंटी सोशल ये जो नए रेगुलेशंस लाए गए हैं जिसमें लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कहा गया है, तो ऐसे में एक डर चल पड़ा है और उसी डर के चलते कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है जो आपने न्यूज़ में भी देख लिया, ठीक है, जिसमें कि एक ये चीज़ आ रही है कि हमारा कहीं सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक हमारी जो लाइफ है उसमें डिसरप्शन आने के चांसेस है। तो ये कंसर्न जो है ना ये कहीं ना कहीं एड्रेस होने चाहिए। इसके अलावा पहला कदम ये होना चाहिए कि जो ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन लाया गया है उसको भी थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है या फिर उसको विड्रॉ करो। अभी एक तो हो गया आपका कौन सा, लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन, दूसरा हो गया ये ड्राफ्ट जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस ड्राफ्ट के बेसिस पे या फिर इस रेगुलेशन के बेसिस पे क्या किया जाएगा कि ज़मीन का एक्विजिशन किया जाएगा सरकार के द्वारा और फिर वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जाएंगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नेशनल हाईवेज़ को डेवलप करना, मेजर स्ट्रीट्स, रिंग रोड, रेलवेज़, ट्रैमवेज़, एयरपोर्ट, कैनाल। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली इररेलेवेंट बताई जा रही है। वजह कि आइलैंड टेरिटरी है तो वहाँ पर तो आपको मेनलैंड के साथ में कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए वहाँ पर वेसल्स की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, शिप्स की ज़रूरत है। वहाँ पर आप ट्रेन कितनी लेंथ तक चला पाओगे, ठीक है, वहाँ पर आप हाईवेज बनाने की बात कर रहे हो वो कितनी लेंथ तक बना पाओगे, जबकि हमने देखा पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 64,000। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो रेगुलेशंस हैं ये वहाँ की ज्योग्राफी को, वहाँ की सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, बोला डिसरिगार्ड कर रहे हैं। ये एक मुद्दा यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो कभी भी आपको यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अब अगर रेगुलेशन की बात करनी हो, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड वहाँ पर चलती है, तो उसको लेकर के आप ये कोटेशन दे सकते हो कि अगर आपको जिन लोगों को रूल करना है या फिर जो लोग आपके मतलब वहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ के लोकल्स हैं, अगर उन लोगों को ही आपने कंसर्न में नहीं लिया तो फिर बाद में आप कैसे काम करोगे। तो ये जो अप्रोच है ना जिसमें अभी आप लोकल्स की जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे हो और एक प्लान बना करके केवल उन पे थोप रहे हो, तो वो होता है अप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोला जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली में बैठे हुए जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसी बना देंगे और फिर बाद में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी उसको कहाँ पर ले जा करके, डाउन मतलब लोकल्स पे। तो ऐसे में नीति आयोग का प्रोविजन क्या है, नीति आयोग में हम बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं कि हाँ जी नीचे वालों की बात को सुनो और फिर उसके हिसाब से आप प्लान तैयार करो। तो उसके जस्ट ऑपोजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो पावर सेंट्रलाइजेशन हो गया। और हमारे यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी जानने को, वैसे मानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, बट हमारे यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है ना, फेडरलिज्म का भी तो हम दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम उसी का थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ पर भी अप्लाई कर दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर भी होगा और साथ में जो लोकल्स हैं उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको भी आप इजीली एड्रेस कर पाओगे। तो ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है बोला इनमें आप करो कहीं ना कहीं शिप्स की, बोट्स की, इनकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है बजाय कि ट्रेन चलाने की। दूसरा वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रेजिडेंट्स के साथ में एंगेज करके टाइम टू टाइम आप अपने प्लान को ध्यान में मतलब आप इम्प्लीमेंट करो, उनको अपडेट करो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा फिर वो स्ट्राइक्स होती रहेंगी, कोर्ट्स में पिटीशन लगेगी, लिटिगेशन पे लिटिगेशन, और फिर उल्टा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर कोई भी डिसेंटर हो जाता है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी नेक्स्ट आर्टिकल में भी देखेंगे कि डिसेंटर्स की आवाज़ को सप्रेस करने के बारे में कई जो सरकार के जो आप कहोगे जो क्रिटिकल ओपिनियन देने वाले जो हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले, उनका ये कहना है, बार बार एक ही चीज़ कहनी है मेनली, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है। ये चीज़ ही हम कहीं ना कहीं लास्ट आर्टिकल में भी देखेंगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रोटेक्ट होनी ज़रूरी है, राइट। अब दूसरा वहाँ पर जो लक्षद्वीप है वहाँ पर ट्राइबल लोग भी हैं या फिर जो भी एजुकेशन का स्टेटस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, टीचर्स की बात करो, स्टडी मटेरियल की बात करो, कोविड-19 के टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करो, बोले इनकी शॉर्टेज है। तो वहाँ पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आप उनको फुलफिल करो, ये जो दिखावे वाली बातें हैं इनको नहीं। तो पॉइंट क्या जाता है, वही बॉटम अप अप्रोच। देखो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, इनका अगर देखिए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ही अब कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो
ज़रूरतें हैं या अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए इनका यूज़ कर रही है, यहाँ पर एडिटर ये बताना चाह रहे हैं। साथ में जो भी डिसेंटर्स है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं रूलिंग के अगेंस्ट में, तो उनको कहीं ना कहीं सजा दी जा रही है। तो जो हमारा एक कह सकते हैं ना, हमारा जो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है थ्रू आउट कंट्री, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर आगे पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं थोड़ा कि वेस्ट बंगाल में भी अभी क्या हुआ है वही है। तो बात ये आगे देखो, फेडरल सिस्टम है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच की बजाय हमें बॉटम अप अप्रोच पे जाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि लोकल्स की बात सुन करके फिर आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे तो वो आसान रहता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में सरकार को बिल्कुल आड़े हाथ लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमें यहाँ पर कुछ कंसर्न्स देखने की ज़रूरत है जिनको हमने हाईलाइट किया, कि जैसे कि यहाँ पर अगर यूटी में कहीं प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ करके प्लान बना करके इम्प्लीमेंट करवाती है, तो उसमें लोकल्स का कंसिडरेशन लेना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप बोलो कि अगर आप यहाँ पर इनको एंटी सोशल एक्टिविटी के तौर पे लिख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो काउ स्लॉटर को या फिर बीफ कंजम्पशन को, सेल को रोकना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप उस कम्युनिटी से इंगेज करो ना, कि या तो आप इसको कंटिन्यू करो, और वो किस तरीके के करें। जैसे हमारे यहाँ पे डीपीएसपी में प्रोविज़न किए हुए हैं कि जो मिल्चिंग ये जो एनिमल्स हैं उनको आप स्लॉटर मत करो, ठीक है, उनको काटो मत, ठीक है। पर अगर वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूज़फुल ना रहे, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। पर पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आप एक तरफ तो कल्चर को देखते हो, तो कल्चर आप लोकल्स की देखो। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, पर हमें कहीं ना कहीं लोकल्स के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं, कैसी वहाँ की रहन सहन के तरीके। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, बहुत सारे जो क्रिटिक हैं वो क्या कहते हैं, बोला नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब बीफ कंजम्पशन एक कॉमन चीज़ है, आप वहाँ पर जाकर ये क्यों नहीं बैन करते हो? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। और मैं गया हुआ भी हूँ, शायद आप में से भी कोई हो नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर ये तो ट्रेंड है, तो आप एकदम से उनको बैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोकल्स के साथ में आपको एंगेज करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ की जो डिमांड है, नीड्स है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वहाँ पर एक, आप बोलने को तो हमें सिविल एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिसर बोला जाता है, बट हम एक दूसरा नाम भी यूज़ होता है जो सिविल सर्वेंट है, वर्ड होता है वो, तो हम बेसिकली वहाँ पर सोसाइटी के सर्वेंट है। तो ऐसे में हमें उनके ग्रीवांसेस को और उनकी जो डिमांड है उनको हमें पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लानी चाहिए, और बॉटम अप अप्रोच अगर आती है तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। ये सारे के सारे ओपिनियन जो थे वो हमने देखे एडिटर के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विद अटमोस्ट केयर। अभी आप देखो कोविड-19 की जो पूरी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा घातक बीमारी निकल के आ रही है, तो इसका एक तरफ तो हेल्थ पर असर है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमी पर इसका घात लगा हुआ है। पर अगर इसका हम दूसरा एक और हिस्सा या एक और सेगमेंट देखें, तो वो निकल के आता है कोविड ऑर्फन्स, मतलब जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोविड बीमारी के चलते, और जो पेनफुल, एक आप कह सकते हो कि जो पेनफुल एक पूरा माहौल बना हुआ है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और रही सही में जिन बच्चों के माता पिता अभी इस कोविड-19 के चलते इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उन बच्चों के साथ में ये जो पेन है उनकी लाइफ टाइम रहने वाला है। तो ऐसे में उनको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पिछला जब आउटब्रेक हुआ था ना, फर्स्ट वेव जब आई थी, तब तो कहीं ना कहीं एक यही डर था कि हाँ, बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की शादी हो जाएगी, या बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में थोप दिए जाएंगे। पर उन सारे इश्यूज़ में एक और इशू ऐड हो गया, वो हो गया अनाथपना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए अभी मुद्दा क्यों आया है वो हम जाने, कि सोशल मीडिया पे बेसिकली कुछ पोस्ट शेयर की जा रही थी, और उसमें ये कहा जा रहा था कि आप कोई बच्चे को अगर अडॉप्ट करना चाहे तो कांटेक्ट करें। तो वहाँ पर फिर हमें पता पड़ता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास में लगभग डेटा जो अवेलेबल है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी पिछले 2 महीने में, जब से सेकेंड वेव ऑफ कोविड आउटब्रेक हुआ है, बोला तब से लेके 577 चिल्ड्रन जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं पिछले 2 महीने में। तो ऐसे में उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग अ सोसाइटी
और या फिर सरकार हो, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए और उनकी वेल बीइंग के लिए एफर्ट्स लगाए जाएं। तो ये जो पोस्ट जो डाली गई ना सोशल मीडिया पे, उस पोस्ट के बाद में जब पूरी डिटेलिंग चेक की गई तो सबसे बड़ा डर क्या निकल के आया कि अडॉप्ट करने के नाम पर लोग बच्चों को ले जाते हैं और फिर बाद में उनसे गलत काम करवाते हैं। दैट मीन्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डर रहता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं और ये कहा कि जो बच्चे इन सारे खतरनाक चीज जालों में फंस सकते हैं तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम एक रिंग फेंस क्रिएट करें, मतलब चारों तरफ बच्चों के एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करें। इसके लिए ये कह दिया नंबर 1 कि अगर कोई अडॉप्ट करता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ को ऑब्जर्व करेगी कि कौन तो अडॉप्ट कर रहा है और अडॉप्ट करने के बाद में वो उस बच्चे के साथ में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। दूसरा, जो चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है कारा, ठीक है, उसको एक नोडल एजेंसी के तौर पे देखा जाएगा कि वो अडॉप्शन के लिए जितने भी रेगुलेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, मतलब रूल ऑफ लॉ यहाँ पर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर यह आर्टिकल है कि फर्स्ट वेव में तो जो था वो हमने देख ही लिया कि कहीं ना कहीं बच्चे जो थे उनका डर इतना था कि हाँ चाइल्ड मैरिज ना हो जाए, फोर्सफुली उनके बच्चों की शादी कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन किया गया था बहुत सारे न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग दिस न्यूज़पेपर एज वेल, उसमें ये कहा था कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो एजुकेशन से दूर हो गए हैं, जो डिजिटल डिवाइड है उसके चलते एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। मेंटल ट्रॉमा की बात भी हमने पहले ही कर ली थी कि बच्चे जो हैं वो घर के अंदर रहते रहते परेशान हो रहे हैं, पर उन सारे इश्यूज़ में एक और ऐड हो गया जो कि और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसको सही टाइम पर नहीं ध्यान में लिया जाता। तो ऐसे में जो मिनिस्ट्री के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं ये काबिले तारीफ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अभी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं पहले से ही, उनको मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर भी उनका अभी कुछ पॉसिबल नहीं, एक तरीके से एक ऐसे ना पॉजिटिविटी उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो उस केस में अभी ड्यूटी बन जाती है कि जो आसपास के रिलेटिव्स हैं, जो किनशिप्स हैं, उनकी केयर अवेलेबल हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जो बच्चे हैं, जो ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे हैं, उनको आप घर वाले आसपास के रिश्तेदार अगर रखना चाहे रख लो। फिर उसके बाद में अगर कोई उनके टेक केयर करने के लिए रेडी ना हो तब जाकर के आप उनको दूसरे को अडॉप्ट करने के लिए अलाउ कर दो। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि बच्चों की कैसे भी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा स्टेट मतलब सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, स्टेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जो फैमिलीज़ इनको अडॉप्ट करके लेके जा रही हैं उन पर ओवरसाइट होना चाहिए, उन पर उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साथ में एक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट इंश्योर होना ज़रूरी है जहाँ पर वो बच्चा अच्छे से सुकून पूर्वक अपने माँ बाप के साथ में जितना ग्रो कर पाए, उतनी खुशी तो नहीं हो पर कम से कम इतना तो हो कि हाँ वो ग्रो भी करे, फ्लॉरिश भी कर सके, आराम से अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सके। तो गवर्नमेंट को एक एक्सेप्शनल मतलब एक कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर एडॉप्शन भी देखो आसान हो। ऐसा नहीं कि इन सारी चीज़ों के चलते आप केवल और केवल थ्रेट को देख करके बिल्कुल ही एकदम वो हो गए कंजर्वेटिव कि हाँ एडॉप्शन के लिए आपने रूल्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिए। नहीं, आप एडॉप्शन को तो ईज करो, थोड़ा आसान करो, पर चेक एंड बैलेंसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो फाइनली हर एक बच्चा जो है उसको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि अकेला बच्चा बहुत परेशान हो सकता है, पता नहीं कैसे कैसे ज़िंदगी उसको बितानी पड़े। हम भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में कि माता पिता का क्या रोल होता है, हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, जो उनका जो साइकोलॉजिकल जो अब उनके स्ट्रेस है, वो उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, उसको बढ़ने से तो कम से कम रोका जा सकता है ना। हो गया उसको तो हम पता नहीं थोड़ा टाइम लगे सही करने में, पर बढ़ने से तो रोका जा सकता है ना। ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली जो जनरेशन है वो ब्रोकन होगी, बहुत टूटी हुई होगी। तो क्या टूटे हुए कंधे हमारे देश के भार को उठा पाएंगे? ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इन बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार ने जो किया है वो बहुत ही सही है। और इसी में हमारी सोसाइटी का, हम लोगों का भी, जैसे कि हम सोसाइटी के मेंबर हैं तो हमारी भी एग्जैक्टली वही ड्यूटी बनती है कि बच्चों के लिए एम्पैथी दिखाएं, उनके लिए काइंडनेस हमारे पास में हो और साथ में हम उनके प्रोटेक्शन के लिए आगे चलें, ठीक है ना।
अगर वो फेल होते हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, और हम भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और पहले से जो आर्टिकल्स थे उन्हीं में ऐड ऑन आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि बच्चों के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा आप छोटा सा टास्क आपको क्या करना है, एक तो देखो पोक्सो एक्ट है, उसके बारे में आप जानोगे, और उसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके बारे में आप जानोगे। ये कुछ एक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको थीम लिख के रख लो, क्योंकि आपको जब कभी भी लिखना हो बच्चों के ऊपर तो ये आप एक दो एक्ट्स को कोट कर दो और उनके जो प्रोविजंस है उनके बारे में लिखो, इफेक्टिव आंसर बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इनजस्टिस टू स्टैन स्वामी। आर्टिकल लिखा है पायोशी रॉय, ये एक एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखो, कोर्ट में अभी स्टैन स्वामी ने अपनी बेल के लिए एक पिटीशन डाली कि हाँ हमें एक बार फ्री कर दो, रीज़न कि उनके पार्किंसन की प्रॉब्लम है। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल आप कह सकते हो डिसऑर्डर है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें आपकी बॉडी की फंक्शनिंग आप प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। तो उनके अगेंस्ट में UAPA के अंडर में, मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, जिसमें अभी अमेंडमेंट कर दिया गया था 2019 में, क्या 2019 में किया, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। और उसके बेसिस पे फिर आप देखोगे कि अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंडिविजुअल्स को भी अरेस्ट करना अलाउ कर दिया गया था। पहले तो क्या था, ग्रुप्स को ही टेररिस्ट ग्रुप मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके फिर बाद में एक्शन लिए जाते थे। अब क्या था, इंडिविजुअल्स को भी जेल में डालना शुरू कर दिया UAPA का यूज़ करके। वैसे तो ये एक्ट है 1967 का, पर इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था 2017 में, ठीक है। अब याद आ रहा है मुझे, 2017 याद आ रहा है जहाँ तक, फिर भी अगर करेक्ट करना हो एक बार देखना, आप मुझे बताना, ठीक है, कि 2017 है 2019 है, ये आपका टास्क है। दूसरी चीज़, इसके प्रोविजंस ज़रूर देख लेना। इस एक्ट को बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है। जब से ये एक्ट आया तब से ये बताया जा रहा है कि जो यूनिडायरेक्शनल एक्शंस हैं वो लिए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, ठीक है। स्टेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेडिकली अपनी अप्रोच अपनाने शुरू कर चुका है जब से ये एक्ट आया। तो कई बार क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रोविजंस ही नहीं पता होंगे तो क्या क्रिटिसाइज करोगे आप, ठीक है। तो ऐसे में प्रोविजंस आप डिटेल में देखोगे। तो UAPA एक्ट के अंडर में इनको जो एक तो भीमा कोरेगांव केस है वो है, और दूसरा मायोइस्ट कॉन्स्पिरेसी में इनका हाथ माना जाता है। तो ऐसे में चल के 84 ईयर्स ओल्ड ये जो स्टैन स्वामी है, जो कि एक जेस्यूट प्रीस्ट हैं, इनको जेल में डाला हुआ है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। साथ में आदिवासी इलाकों में आप देखोगे कि 5th शेड्यूल को अप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब आपको पता है 5th और 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो ट्राइबल एरिया की वेलफेयर के लिए काम करने के लिए काम करती है। जिसमें 6th शेड्यूल है वो तो ATM मशीन है, जिसमें आप देखोगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स आ गए। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो 5th शेड्यूल में इन 4 स्टेट्स को छोड़ दो, बाकी बचे हुए जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जो ट्राइबल एरिया है उन एरियाज़ को कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमी देनी, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देना, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होती है, बिल्कुल एकदम डिसकनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, अपने खुद के ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर होती है, सोसाइटी होती है। तो उनको खुद के रूल्स को अपने हिसाब से कंडक्ट कराने के लिए उनको फ्रीडम दी हुई रहती है ये जो हमारी शेड्यूल 5 है उसके अंडर में। और अगर इन 4 स्टेट्स की बात करें, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों स्टेट्स को दिया हुआ है किसमें, शेड्यूल 6 में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रोविजन जो है शेड्यूल 5 के, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैन स्वामी लगातार अपनी कोशिशें कर रहे थे। ये एक अपने आप में सोशल एक्टिविस्ट का काम है। पर अब मुद्दा क्या आ जाता है कि जो जेलों का हाल है वो ऐसा कुछ है कि जो हमने ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे नेटिव लोगों ने फेस किया था, एग्जैक्टली वही चीज़ अब हो रही है। तो यहाँ पर कोटेशन आता है प्रिजन को लेकर के, ये आप ऐसे कैसे लिख लो, प्रिजन्स पे कभी लिखना हो आपको तो ये चीज़ आप कोट कर सकते हो, कंक्लूजन में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, कंक्लूजन ज़्यादा ठीक रहेगा, या फिर ऐसे में कभी लिख पाओ काम आ जाए तो, पर लिख के रख लो, क्या पता कहीं पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपके पास में वर्ड्स नहीं हो तो कम से कम कोट तो कर दोगे एटलीस्ट, ठीक है। तो माइकल फॉकल्ट के द्वारा बोला है कि प्रिजन्स जो हैं वो इसलिए बनाई गई हैं जिससे कि नेटिव्स को, डिसेंटर्स को, जो अपनी नाराज़गी बताते हैं सरकार के खिलाफ, या फिर जो डेविएंट्स हैं कि जो कहीं ना कहीं अपने आप को साइड में लेकर के, या फिर कह सकते हो कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, उन लोगों को केवल सजा देने के लिए ये जेलें बनाई हुई हैं। ये बात कही गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो बोलो वही कैरेक्टर कहीं ना कहीं कंटिन्यू है। और जिस जेल में अभी स्टैन स्वामी को रखा गया है उसका नाम है तालोजा, ठीक है, तालोजा जेल है। तो बोला वहाँ पर हाल इतने बुरे हैं
कि एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, एलोपैथिक डॉक्टर की बजाय वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिनको मतलब वहाँ पर अगर एकदम इमीडिएट जो ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत हो वो इमीडिएट ट्रीटमेंट देने में वो सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसे में ऑलरेडी बहुत सारे जो इनमेट्स हैं, जो इन प्रिजन में रह रहे हैं, जो लोग कैदी लोग हैं, उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ चुकी हैं। यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि हाल अभी भी कहीं ना कहीं वही चलते आ रहे हैं। और बाकी पार्किंसन वाला मैंने आपको बता ही दिया कि स्टैन स्वामी को प्रॉब्लम क्या है। तो राइटर यहाँ पर जो मेन मुद्दा उठा रही है वो ये कि जब इन्होंने बेल के लिए अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाली तो उस बेल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, इवन ये रिफ्यूज़ल तक दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये डिमांड की थी कि चलो ठीक है आप मुझे बेल तो दो क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, और पार्किंसन जैसी बीमारी में वैसे आदमी एकदम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। अब वो तो देखो जो हाई कोर्ट ने देखा वो हाई कोर्ट का अपना खुद का ओपिनियन है। फिलहाल हम ओपिनियन देख रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, चलो ये तो हम स्टैन स्वामी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर पता नहीं ना ऐसे कितने केसेस और हैं जिनको अटेंशन ही नहीं मिलती है। थोड़ा हम उस पॉइंट से भी तो देख सकते हैं ना इस आर्टिकल को, ये समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, तो इनकार्सरेशन का मतलब होता है कि जेल में रखना। ठीक है, तो स्टैन स्वामी के फिजिकल कॉम्प्लिकेशन है तो बोले उनको अंडर हाउस अरेस्ट के लिए भी बोला गया था। कल हमने हाउस अरेस्ट का एक ओपिनियन पहले देख लिया था कल, तो बोला हाउस अरेस्ट का ऑप्शन दिया जा सकता है जो भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं, जो भी कैदीज हैं या फिर जो भी इन प्रिजन होके बैठे हुए कैदी हैं, उनको आप दे सकते हो रिलैक्सेशन कि हाँ अंडर हाउस अरेस्ट रहे, उनका ट्रीटमेंट भी होता रहे, उनकी ज़िंदगी चलती रहे। पर कोर्ट ने अपनी तरफ से इस चीज़ को बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया। अब डिक्लाइन करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ओपिनियंस हैं, वो देखते हैं। और वो ओपिनियन है, देखो यूएपीए एक्ट का एक सेक्शन है 43D क्लॉज 5, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलता है, ठीक है, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलता है कि हाँ जो एक्यूजेशन किया गया है, दैट मीन्स जो आरोप लगाए गए हैं आरोपी पे, वो अगर प्राइमा फेसी ट्रू हो तो ही आप उसको फ्री छोड़ो, नहीं हो तो आप छोड़ो नहीं। दैट मीन्स बेल उसी को मिलेगी जिसके एक्यूजेशन में ये लगे कि हाँ वाकई में उसका ज़्यादा दोष नहीं है, मतलब जो भी आरोपी है उसके ऊपर ज़्यादा दोष नहीं लगे हुए हैं, तो ही उसको फ्री किया जाएगा। तो इसको इंटरप्रीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है जिसका नाम है ज़ाहुर अली शाह वाताली केस। ठीक है, इस केस में ये कहा था कि कोर्ट जो है ये मान करके चले कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रोसिक्यूशन के टाइम पे आया है या प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट उनके पास में अवेलेबल है तो उसको सही ही माने। नंबर 1, उसको सही मान करके, सत्य मान करके ही आगे प्रोसीडिंग की जाए। दूसरा ये कहा कि इवन वहां पर आप ये भी चेक नहीं कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट के लिए कि क्या वो एक एविडेंस के तौर पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट आ गया ना आपके पास में जो प्रोसिक्यूशन के टाइम पे, उस डॉक्यूमेंट को आप सही मानकर ही काम करोगे, ये कहा जा रहा है। तो राइटर इस चीज को ही मेन हाईलाइट कर रही हैं कि आपके पास में एक बार एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाते टाइम पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए और उन स्टेटमेंट्स को आप सही मानते हो शुरुआती कंडीशन में, तो बोला इसी चीज को आप थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करो तो कुछ और चीजें भी हमें समझ में आती है। वो कैसे, देखो कि वाताली केस की हम बात करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 43D क्लॉज 5 को अपनी तरफ से बताया कि आपके पास में अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो किसी को भी बेल देने की जरूरत नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड वो भी सच हो, ऐसा भी नहीं, सच होना चाहिए वो। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो चुका, ये प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट है, इसको आप प्रिज्यूमली मतलब आप पहले से ही सच मान करके चलो, ये कहा जाता है। इवन आप ये भी नहीं देख सकते हो कि वो एविडेंस के तौर पे लिया जाना चाहिए या नहीं, उसको लेना ही है, एविडेंस ही है वो आपके लिए। अब देखो वाताली केस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इनएडमिसिबल कन्फेशन है पुलिस ऑफिसर के सामने, अगर किसी ने कहा कि स्टेटमेंट दे दिया मान लो, तो वो पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर लिखाए जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि इनएडमिसिबिलिटी का सवाल, या उसको मतलब उन स्टेटमेंट को सही माना जाए, रखा जाए, वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, वो चीज़ अगर आपके लिए एक बेल देने के लिए बैकिंग का काम कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास में जो एक्यूजेशन अवेलेबल है उसको आप सच मानोगे और उसी के बेसिस पे आप देखोगे कि जो ग्राउंड्स है जिनके आधार पर बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए आरोपी को, तो बोलो वही अगर आपके लिए बेस है तो अभी स्टैन स्वामी को क्यों छूट नहीं मिल रही, जबकि आपके पास में
पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया जाता है। बट यहाँ पर आगे राइटर जो सवाल उठाती है वो ये कि कहीं ना कहीं एक एब्सर्डिटी देखने को मिल रही है। एब्सर्डिटी का मतलब आप मान के चलो एक तरीके से अनरीजनेबलनेस देखने को मिल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये नताशा नरवले का केस भी बता रही है कि नताशा नरवले के ऊपर दो केसेस लगे, एक तो आईपीसी के सेक्शंस के अंडर में और एक ये जो यूएपीए एक्ट है उसके अंडर में, जो क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिल्ली राइट्स में देखा गया था। तो ऐसे में नताशा नरवले को आईपीसी केस के अंडर में तो कहीं ना कहीं दे दिया कि हाँ चलो ठीक है आपको बेल दी जाती है, पर यूएपीए केस के अंडर में उनको एक टेररिस्ट कंसीडर करके और ये कहा कि आपको कस्टडी में ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपने एक कॉन्स्पिरेसी की षड्यंत्र किया और उसके चलते कहीं ना कहीं वायलेंस आउटब्रेक हुआ दिल्ली में। तो ऐसे में आप देखो कि दो लॉज के होने से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। मतलब ये हो गया कि एक तरफ अगर एक इंडिविजुअल कोई भी वायलेंट एक्टिविटी करता है और उसके आईपीसी के अगेंस्ट में कोई मतलब एक तरीके से उसको जेल होती है तो उसको आप फ्री कर रहे हो, बट दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल उस पर भी अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। जुडिशियल कस्टडी का पॉइंट यहां पर चल रहा है, अभी भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो उसको आप फ्री नहीं कर रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं अनरीजनेबलनेस दिखाई दी जा रही है। यही चीज मेन मुद्दा यहां पर हाईलाइट करना चाह रही है राइटर कि इस सेक्शन को जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो डिसेंटर्स हैं उनके ऊपर आवाज उठाई जा रही है। अब बात यह आ जाती है कि माओइस्ट पार्टी की जो है CPI-M है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, उसकी मेंबरशिप स्टैन स्वामी के सामने है। तो ऐसे में मेंबरशिप को लेकर के उन पे ये अटैक किया जा रहा है, वो चीज़ हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का है नहीं। बस जुडिशियल फंक्शनिंग की बात यहाँ पर मेन आ रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात यहाँ पर आ रही है। फिर राइटर लास्ट में आते आते एक ही चीज़ बोलती हैं कि आज के टाइम पर स्कूल के बच्चे, जर्नलिस्ट, पत्रकार, बहुत सारे कवि, ये एक तरीके से प्रीस्ट, इनको बोलो जेल बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि गलत है। एक आप देख सकते हो कि अभी जो जुडिशरी की खुद की ड्यूटी है उसको एब्डिकेट करते हुए जुडिशरी यहाँ पर दिखा रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनके साथ में इनजस्टिस है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ में भी कहीं ना कहीं ये धोखा ही किया जा रहा है। ठीक है, अब आप एक देखोगे यहाँ पर हमने पार्किंसन की बात की थी ना, इसको आर्टिकल 21 से भी आप कनेक्ट करोगे। जो राइट टू लाइफ है इनका, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वायलेट हो रहा है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें एक स्कूल का बच्चा अपनी तरफ से जो प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहता है, एक पोइट अपनी कविता लिख करके डिसेंट देना चाहता है, ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 में आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में, कि कोई भी अपनी एक तरीके से स्टेटमेंट दे सके। बस वही बात है कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में, उनको ध्यान में रखा जाता है और उसके बेसिस पे स्टेट मतलब सरकार जो है वो बैन कर सकती है या फिर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमने डिटेल में जानना था, वो देखे। अब एक दो आर्टिकल उनकी थोड़ी थोड़ी समरी ले लेते हैं। एक आर्टिकल तो ये है अ डोज फॉर बाबा रामदेव। इस आर्टिकल में विक्रम पटेल जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर कोरोनिल, जो कि पतंजलि का एक किट है और वो इसको एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बाबा रामदेव बता रहे हैं, तो अगर बाबा रामदेव इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है तो बोले इसके लिए एक आप बड़ी एक एम्फेरिकल स्टडी कंडक्ट होनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि आप प्रैक्टिकली आप इस चीज़ के लिए यूज़ करो इस इम्यूनिटी बूस्टर को, और फिर जो स्टडी में आउटकम आ रहा है उस आउटकम के बेसिस पे आप क्यों ना इस कोरोनिल को ज़्यादा प्रमोट करो। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको लगता है कि आपकी आप जो किट दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा सही है, तो आप उस चीज़ को प्रमोट करो साइंटिफिक मैनर में। इसमें तो ये बताया जा रहा है। दूसरे आर्टिकल में देखें, दूसरा आर्टिकल जीएस पेपर 4 के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, जो रेसलर हैं, जो फ्लैग बियर है, जब भी कभी आप देखोगे तो ओलंपिक्स में एक लीडर के तौर पे जाते हैं। 2 बार उन्होंने मेडल जीते हैं, 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में। तो उनका नाम एक तरीके से आना मर्डर केस में, और उस मर्डर केस के चलते उनका अरेस्ट होना। देखो अभी इन्वेस्टिगेशन होना, वो सारी चीज़ें तो हमें पता है कि अभी तक तो केवल एक तरीके से उनको जेल में रखा गया है। अब प्रोसिक्यूशन होगा, उसके बाद में पता पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। फाइनल जो डिसीजन होगा वो जुडिशरी का होगा। बट सवाल एक ही आ जाता है, एक पर्सनैलिटी कल्ट जिसको देख करके, जो कि एक रोल मॉडल की तरह हम यहाँ पर देखते हैं,
जैसे कि आप देखो कि टाइगर वुड्स है, ओजे सिम्पसन है, ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में। तो बोला हमारे यहाँ पर सुशील कुमार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आइकन रहे हुए हैं, और उनका इस तरीके से किसी केस में इन्वॉल्व होना, वो भी मर्डर जैसे हीनियस क्राइम में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिमोटिवेटिंग हो जाती है। क्या रोल मॉडल्स जो बनते हैं लोगों के, क्या उनको ऐसा काम करना चाहिए? दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आप कनेक्ट कर पाओगे, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि एक बंदा है, या फिर केस स्टडी भी आ जाती है एथिक्स पेपर में, कि एक बंदा है जो कि सिविल सर्वेंट है और उसने पब्लिक डोमेन में इतने अच्छे काम कर रखे हैं कि उसको बहुत सारे मेडल मिले हुए हैं, बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला हुआ है, पर वही बंदा घर जा कर के अपनी वाइफ के साथ में मारपीट करता है। तो वो चीज़ आप बताओ कि उस बंदे के साथ में कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि पब्लिक डोमेन में जो इमेज है उस पर कहीं ना कहीं जो मतलब इन हाउस इश्यूज़ हैं, उनके खुद के घर के जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनका असर देखने को मिलेगा। पर हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ एक देखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, पर्सनल इश्यूज़ अलग होते हैं और बाहर के इश्यूज़ अलग होते हैं। तो दोनों में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल को, जो एक ऑफिसर है, उस ऑफिसर को समझाया जाए कि आप ऐसा मत करो। हमारे यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर वुमेन को देवी की तरह पूजा, मतलब वही चीज़ें आपको बतानी है प्रैक्टिकली। आप एक तरफ नहीं जा सकते हो कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ये चीज़ बिल्कुल सही है। नहीं जी, दोनों चीज़ों में आप देखोगे, प्लस एंड माइनस दोनों देखोगे, पर आपको फेवर ज़्यादा करना है प्लस वाली चीज़ का, ठीक है ना। माइनस वाली में तो केवल क्रिटिसिज्म बताना है कि ये कहीं ना कहीं कमियां हैं, इन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। प्लस वाली चीज़ें अच्छी हैं, तो ऐसे में इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पब्लिक लाइफ के लिए अच्छा काम किया है। तो ऐसे में आप बिल्कुल उनको डिमोटिवेट या फायर नहीं कर सकते हो, या फिर उनका डिमोशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमें करने की क्या ज़रूरत है कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो सकता है उनके घर में कोई और इश्यू हो, उन इश्यूज़ को समझने की ज़रूरत है, और अगर हेल्प कर सको तो उनकी हेल्प करो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है किसको पता है। सही है ना। ये स्टूडेंट्स के लिए बोला भी जाता है ना कि एक लक फैक्टर बहुत काम करता है जब भी कोई कॉपी चेक होती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि मान लो कोई फैकल्टी है, आपकी कॉपी चली गई किसी फैकल्टी के पास में चेक होने के लिए, और वो फैकल्टी अभी कहीं किसी से झगड़ा करके आया है, तो आपकी कॉपी चेक करेगा तो क्या मूड होगा। अब दूसरा मुद्दा ले लो कि अभी बंदा एकदम किसी शानदार खुशखबरी को सुन के आ रहा है और फिर कॉपी चेक कर रहा है, फिर देखो आपकी कॉपी में मार्क्स क्या आएंगे। सेम कॉपी, ओपिनियन चेंज हो गया, बैक ऑफ द माइंड जो स्टेट है वो चेंज हो गया, उसका असर देखने को मिलेगा। इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर हम कह सकते हैं। तो सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड हमें पहले समझने की जरूरत है, तब जाकर के अगर हम जज करें कि ये सही है ये गलत है, तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। इसी चीज़ के ऊपर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो काम करता है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे दोषी छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बट वो बात अलग है, ये तो प्रिंसिपल है। रियलिटी क्या है कि हमारे यहाँ पर जेलों के अंदर ओवर ऑक्यूपेंसी है। इवन 50% से ज़्यादा तो जेलों में वो लोग हैं जो कि जुडिशियल कस्टडी में, अभी तक उनका केस जो है वो चल ही रहा है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है हमारे यहाँ पर, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये 4-5 चीज़ों को मैंने आपको कनेक्ट कर दिया। उलझना मत, समझने की कोशिश करना। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ गया कि सुशील कुमार जैसे हीरो को अगर इस तरीके के काम करने होंगे तो कैसे आप एक अच्छे रोल मॉडल के काम कर सकते हो। तो एथिक्स में आप इसको कहीं ना कहीं एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि आप एक लीडर थे, तो लीडर का काम क्या, लीडरशिप का काम आ गया। एक सुशील कुमार क्या है, लीडर। तो अगर उनके खिलाफ अगर केस साबित होता है कि हाँ उन्होंने मर्डर में कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले किया था, तो वहां पर उनका काम था कि वो दूसरे प्लेयर्स को तैयार करें, ना कि किसी उभरते हुए प्लेयर के मर्डर में हाथ फैलाएं या हाथ लगाएं या पार्टिसिपेट करें। तो वहां पर जरूरत थी सुशील कुमार को एक लीडरशिप स्किल को शो करने की। साथ में एक तरफ रोल मॉडल बने हुए तो दूसरी तरफ मर्डर के केस में आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल उठता है। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी ओपिनियंस आज हमने देखे हैं वो सारे ओपिनियन राइटर्स के हैं, ठीक है। थैंक यू।